मैं डॉक्टर से मिलके वापस न्यूरोलॉजिकल वार्ड में आया तो मामू मेरा ही वेट कर रहे थे। मुस्तफ़ा, मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा, फ़िलहाल बैंक जाना है। ठीक है मामू, आप जाएं, लेकिन साथ भाभी को भी लेते जाइए, इनको घर ड्रॉप कर दीजिएगा। मैंने खादम हुसैन की बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, उतार दूंगा, और तुम परेशान मत होना, नाश्ता करो जाके। जी मामू नहीं होता परेशान। भाभी आप चली जाएं, मामू के साथ घर उतार देंगे आप। बच्चों ने भी स्कूल जाना है, खादम भी ड्यूटी पे चला गया होगा, लेकिन भाई सिद्रा के साथ किसी औरत का होना भी ज़रूरी है। भाभी ने फिक्र से कहा। वो भी सिद्रा के लिए बहुत अपसेट। भाभी अभी वो होश में नहीं, और फिर नर्सें हैं ना, बाकी शाम को मामू ले आएंगे किसी को, आपका घर जाना ज़रूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने भाभी को समझा बुझा के मामू के साथ वापस भेज दिया। शाम को सिद्रा की MIR की गई। मैं वक्फे से ICU में जाके उसे देख रहा था। 8 बजे मामू, मुमानी और मेरी कज़न महरीन खाना लेके आ गए। मामू, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं अकेला हूँ, कौन सा ज़्यादा बंदे थे कि खाना घर से लाते? मैं कैफेटेरिया से खा लेता कुछ। ज़रूरत थी शाह साहब, मैं ਤੁਹਾਡਾ मामा हाँ, मैनू पता सी तुसी हाले तक कुछ नहीं खादा होना। मामू ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। भाई पहले कपड़े चेंज कर लें, फिर खाना खाना। मेरी कज़न महरीन ने लॉन्ड्री शुदा एक सूट मेरी तरफ बढ़ाया, जो शायद फैजान का था। दिल तो नहीं चाहा था, लेकिन मामू के इसरार पे चेंज करना पड़ा। रात को 10 बजे मामू लोग चले गए। बड़ी मुश्किल से मुमानी को भेजा। वो रुकना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं। रात पूरी मैंने ICU के अंदर बाहर आते जाते गुजार दी। सुबह फजर की अजान से 1 घंटा पहले मैं हॉस्पिटल में बनी मस्जिद में आ गया, वज़ू किया और तहज्जुद अदा की। आज बहुत मुद्दत के बाद मैं तहज्जुद पढ़ रहा था। मुझे अच्छे से याद है जब मेरी अम्मी बीमार हुई थी तो उस वक्त मैं तहज्जुद पढ़ता था। मैंने 6 नफल पढ़े और रब के हजूर सजदे में सर रख के दुआ मांगी। मालिक, आप तो दिल का हाल जानते हो, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो नामहरम है। उसके बावजूद मैं आज तेरी बारगाह में उसकी सेहत याबी के लिए दुआ मांग रहा हूँ। मालिक, आप तो नीयत का हाल जानते हो, आपको तो अच्छे से इल्म होगा कि मैंने कभी भी आपसे इस बंदी से बदले की तवक्को नहीं रखी। मेरा इरादा सिर्फ उससे अच्छाई की तरफ लाना था। मालिक या रब्बे करीम, अपनी उस बंदी को सेहत अता फरमा, आमीन। दुआ के बाद फजर की नमाज अदा की और ICU में सिद्रा को दम किया। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। दिन को खादिम हुसैन और उसकी बीवी के साथ मोहल्ले की 4-5 औरतें भी आई सिद्रा की तीमारदारी के लिए। सब बहुत दुआएं देकर रुखसत हुई कि इतनी नेक और बापर्दा बच्ची को किसकी नज़र लग गई। शाम को मामू की पूरी फैमिली आई सिद्रा को पूछने, और 1 घंटा रुक के सब चले गए। 3-4 दिन की थकावट, भाग दौड़ और सही ना सोने की वजह से पूरा जिस्म शल हो गया था। इसलिए मैं ICU के बाहर रखी चेयर पे ही बैठे बैठे सो गया। 12 बजे सोया तो सुबह फ़ोन की बेल से आंख खुली। देखा तो स्क्रीन पे मुनीबा का नंबर शो हो रहा था। दिल में किसी अनजाने खौफ से सर उठाया कि इस वक्त बेगम की कॉल। कुछ सोच के कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, किधर हैं आप? मैं हॉस्पिटल हूँ, एक अजीज़ की तबीयत ख़राब है। पता चला आपके अजीज़ का रात को कामरान भाई की बीवी की कॉल आई थी, बता रही थी कि इस तरह कोई लड़की है। मुनीबा का लहजा काफ़ी कड़वा था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। और क्या क्या बता रही थी कामरान की बीवी? मैंने तंज से पूछा। कुछ नहीं कह रही थी। जितना मुस्तफ़ा उस लड़की के लिए परेशान है, मुझे तो लगता है उसने निकाह किया हुआ है। मुनीबा ने भराई हुई आवाज़ में कहा। वाह ग्रेट मुनीबा, बेगम किसी को क्या लगता है? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या लगता है वो बताओ। और अगर तुम्हें याद हो तो कुछ माह पहले मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि लाइफ में एक बार तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसको मैंने माफ़ कर दिया था। इसलिए आने वाले वक्त में अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे भी माफ़ करना होगा। यही वो बात थी जो उस दिन बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता सका। अब तुम इस मेरी गलती समझो या नेकी, माफ़ तो करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने भी माफ़ किया था। इसलिए अब बताओ कि तुम क्या सोचती हो, बाकी को छोड़ो। चंद लम्हे दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आती रही। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुम्हें क्या लगता है वो बताओ। और अगर तुम्हें याद हो तो कुछ माह पहले कि मैंने निकाह किया हुआ है। मेरा लहजा बहुत सख्त हो गया। नहीं अहमद, मुझे आप पे भरोसा है, आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी सूरत भी नहीं। बस किसी और से ये सब सुन के थोड़ी अपसेट हो गई थी। आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए था, मुनीबा ने गिला किया। मैंने सारी बात मुनीबा को जैसी थी वैसे ही बता दी। सिद्रा मुझे मिली कैसे वहीद और उसकी बीवी ने उसके साथ जुल्म किया और कैसे मैंने उसकी हेल्प की। मेरी सारी बात सुनने के बाद मुनीबा ने एतराफ़ किया कि वो एक बीवी होने के नाते मुझे कभी भी ऐसा ना करने देती, या कम से कम इस हद तक ना करने देती। कभी बर्दाश्त ना करती, बस कहती कुछ पैसे दे दो। लेकिन अब बात मुनीबा की समझ में आ गई थी।
इसलिए मुनीबा ने ना सिर्फ मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वो हर बात में मेरे साथ है, बल्कि मुनीबा ने सिद्रा की तबीयत का भी पूछा और मुझे हौसला भी दिया कि आप परेशान ना हो और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुनीबा से बात करके मेरी पूरी तरह रिलैक्स हो गया, क्योंकि सिद्रा मुझे भले जितनी भी अजीज़ हो गई थी लेकिन मुनीबा से ज़्यादा अजीज़ नहीं थी, और मैं किसी सूरत भी मुनीबा को किसी दूसरे की वजह से तकलीफ़ नहीं दे सकता था। इसलिए अब मुनीबा का दिल साफ था, ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी। दिन 12 बजे मुझे डॉक्टर ने आईसीयू में बुलाया और खुशखबरी दी कि आपके मरीज़ को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बात उनको याद ना करवाई जाए जिससे उनको टेंशन बने। मैं जब सिद्रा के बेड के पास गया, उसके चेहरे पे जिंदगी नज़र आ रही थी, लेकिन आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे सदियों की बीमार हो। सिद्रा को देख दिल चाह रहा था कि ज़ोर ज़ोर से रोऊं, लेकिन ऐसा करने से सिद्रा परेशान हो जाती। इसी बात से डॉक्टर ने मना किया था। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो आप सिद्रा? सिद्रा ने पलकों के इशारे से बताया कि ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और हाँ, मुनीबा की कॉल आई थी, वो डांट रही थी तुम्हें और कह रही थी कि उसे कहें कि जल्दी ठीक हो जाए, वरना हमारे बच्चे कौन खिलाएगा। ऐसा कहते हुए मैंने बहुत मुश्किल से आंसू रोके। मुझे डॉक्टर की बात याद आ गई, 1 से 3 महीने हैं इनके पास। मुनीबा का नाम सुन के सिद्रा के चेहरे पे चमक आ गई और मुझे लगा कि वो मुस्कुरा रही है। कुछ देर बाद ही गार्ड ने आके कहा कि सर इतनी देर रुकने की इजाज़त नहीं, आप अगेन आ जाना। मैं सिद्रा से इजाज़त लेके बाहर गया। दोपहर 3 बजे सिद्रा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर ने इतनी जल्दी रिकवर करने पे उसे अच्छा साइन करार दिया और सिद्रा की सर्जरी प्लान करने लगे। सिद्रा को वार्ड में शिफ्ट करने की खबर सबको मिल गई और अगले दिन विजिटिंग आवर में सिद्रा की काफ़ी स्टूडेंट और खादम की फैमिली उसे पूछने आई। जैसे जैसे सिद्रा ठीक हो रही थी वैसे वैसे कुछ परेशान नज़र आ रही थी, जैसे मुझे से कुछ कहना चाहती हो। सिद्रा को वार्ड में शिफ्ट हुए आज तीसरा दिन था। अब वो तकिए से टेक लगाए बैठ सकती थी और ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया गया था। अब वो कुछ हल्का फुल्का खाना भी खाने लग गई थी। सुबह 8 बजे मैं सिद्रा के पास बैठा था तो मामू के आने की इतला गार्ड ने दी। मैं बाहर गया तो मामू को सिद्रा से मिलवाने के लिए अंदर लाया। जब से सिद्रा को होश आया था, मामू आ जाए थे। मामू ने सिद्रा के सर पे हाथ फेरा और फूल देते हुए कहा कि आप मेरी बेटी हो, आज से आप मुझे बाबा कहोगी और अब मैं कोई दुख अपनी बेटी के पास नहीं आने दूंगा। मामू की इस बात पे सिद्रा में और मामू में और मुझ में, हम तीनों में ही एक पल को रो पड़े, लेकिन मुझे याद था कि यह सिद्रा के लिए अच्छा नहीं, इसलिए फ़ौरन कहा, बाबा और बेटी को याद रखना चाहिए कि मेले में बिछड़े इस बाप बेटी को मिलवाने का सारा क्रेडिट मुझे ना चीज़ को जाता है। मैंने शर्ट के कॉलर ज़रा ऊपर उछाड़े और मेरा ऐसा करना पे मामू और सिद्रा दोनों हंस पड़े। मामू सिद्रा को बहुत सारी दुआएं देकर रुखसत हो गए। सिद्रा अब बहुत खुश थी। मैं उसके बिल्कुल पास जाके बेड पे ही बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेके कहा कि परेशान होना छोड़ दो और कभी खुद को अकेला मत समझना। शाह सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सिद्रा की आवाज़ में बेचैनी थी। जी जी मेरा बच्चा, बोलो क्या बात करनी है, मैंने प्यार से जवाब दिया। शाह सर, आपके साथ गुजारे इन 8 महीनों में मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। आपका ज़र्फ़ है कि आपने कभी मुझसे मेरा माजी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने बार बार देखा है कि आपके चेहरे पे कई बार ये सवाल नज़र आए, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। सिद्रा ने मेरे हाथों को मजबूती से दबाते हुए अपनी बात जारी रखी। शाह सर, मैं जिस्म फरोशी जैसे धंधे में कैसी आई ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज़्यादा हैं। सिद्रा की आंखों की रोशनी अब मद्धम हो रही थी। सिद्रा, हम ये बात कभी फिर डिस्कस करेंगे जब तुम ठीक हो जाओगी। बिल्कुल, और वैसे भी मेरे दिल में जो तुम्हारी इज्जत है इसमें फ़र्क नहीं आएगा, भले तुम जैसी भी आई इस धंधे में, क्योंकि इस धंधे को छोड़ने के बाद तुमने साबित किया कि तुम्हारी मर्जी नहीं थी। मैंने प्यार से सिद्रा को समझाने की कोशिश की। मुझे पता है शाह सर, मेरी इज्जत में आपकी नज़र में कमी नहीं आएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। कहा ना, वक्त बहुत कम है, ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं और सर आपने मेरी 4 ख्वाहिशें पूरी करनी हैं, लेकिन वादा करें कि आप दूसरी ख्वाहिश तब पूछेंगे जब पहली पूरी हो जाएगी। अच्छा, वादा है, पूरी करूँगा। नहीं शाह सर, ऐसे नहीं। अच्छा तो फिर कैसे? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। सिद्रा ने अपने हाथ मेरे हाथों से छुड़ा के अपना सीधा हाथ मेरे तरफ बढ़ा दिया। ऐसे सर मुझसे हाथ मिला के मेरी तरफ देख के कहेंगे, वादा है कि आप मेरी 4 ख्वाहिशें पूरी करेंगे। मैंने सिद्रा का हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी करूँगा। मेरे ये अल्फाज कहते ही सिद्रा की आंखों में दोबारा जिंदगी की चमक उभर आई। सबसे पहले मेरी ख्वाहिश ये है कि आज आपको ये जानना होगा कि मेरे घर वाले अम्मी अब्बू किधर हैं, मैंने घर क्यों छोड़ा और जिस्म फरोशी जैसे धंधे में कैसे आई। सिद्रा ये कहकर चुप कर गई। उफ खुदाया, ये किस इम्तिहान में डाल दिया है। मैंने बात टालने के लिए कहा, और दूसरी ख्वाहिश क्या है? सॉरी सर, आप वादा कर चुके हैं कि
आप पहली ख्वाहिश पूरी करके दूसरी का पूछेंगे। सिद्रा ने मजबूत आवाज में मुझे याद दिलाया और मैंने ये सोचकर हाँ कर दी कि इसके पास वक्त कम है, इसकी बाकी ख्वाहिशों का पता चले ताकि उसको खुशी दी जा सके। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने एक लंबी सांस ली और सिद्रा को कहा, गो के ये वक्त नामुनासिब है इन बातों के लिए, लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं रेडी हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हारे अम्मी अब्बू फैमिली किधर हैं और तुम स्टडी छोड़ के घर छोड़ के जिस्म फरोशी की तरफ क्यों आई। ये कहकर मैंने निगाह सिद्रा के चेहरे पे गाड़ दी, लेकिन सिद्रा के चेहरे पे मुकम्मल सुकूत था, पुरसकून और गहरा सुकूत, जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल वैसा।